Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter retirement of a partner. In this video we will discuss about partnership, account, retirement and death of a partner. Meaning of partnership, meaning of retirement of a partner, it means that when the partners take retirement from the partnership, from all the partners, we can say that discontinue to be a partner in the firm. It means that retirement of a partner means discontinue to be a partner in the firm. इसका अगर ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स का क्या दूसरे सेंस में कहा जाएगा, कि कोई भी पार्टनर है, कोई भी पर्सन है जो एक किसी फर्म का पार्टनर है, वो डिसकंटिन्यू कर रहा है, अपने काम से पीछे हट रहा है, अपने काम को नहीं कंटिन्यू कर रहा है, तो डिसकंटिन्यू टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. फर्म में एक पार्टनर होना, उसके लिए डिसकंटिन्यू करना. जस्ट लाइक दिस, अ पार्टनर में लीव द फर्म ड्यू टू द वेरियस रीजन: old age, changes of residence, health ground, misunderstanding with others partner due to any other reason. Such a situation is called retirement of partner. It means to leave the firm. Partner leaving the firm is known as retiring partner or outgoing partner. जो पर्सन रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको कहा जाता है रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर. और बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके रिटायरमेंट लेने के. हेल्थ इश्यूज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में हो जाना, तो ये भी एक रीज़न होता है रिटायरमेंट का. इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 फर्स्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर में बी रिटायर. अब ये जो वर्ड दिया गया है सेक्शन 32 फर्स्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट बने हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन 32 में क्या चीज़ डिस्क्राइब किया गया है, पार्टनर्स जो रिटायरमेंट ले रहे हैं पार्टनर, उनके बारे में क्या बताया गया, उसको पढ़ते हैं. विद अ कंसेंट ऑफ ऑल द अदर्स पार्टनर इन द फर्म. सबसे पहले जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो वो सारे पार्टनर के कंसल्ट के ही थ्रू ले रहा है. उसने पूरे को इन्फॉर्म किया है कि आई एम डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर ऑफ दिस फर्म. वो इस तरह की चीज़ें वो बोले, वो सबको इन्फॉर्म करे कि हाँ अब हम इस पार्टनरशिप फर्म के हम एक पार्टनर नहीं हैं. इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर. एक उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ ये अब चाह रहे हैं. इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, by giving notice in written to all others the partner of his intention to retire. जब पार्टनरशिप एट विल पर बनी हो तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर है उनको एक गिवन नोटिस देना मस्ट है. इसका मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 में क्या बताया गया है, पहली चीज़ वो सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करे. दूसरी चीज़ ये कि वो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू वो उसके अकॉर्डिंग्स पार्टनर्स वो ना हो. तीसरी चीज़ वो नोटिस दे सारे पार्टनर्स को, ऑल द पार्टनर्स को, कि अब उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो एक क्या इंटेंशन है या किस वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा है. तो मेन सेंस ये है कि रिटायरिंग पार्टनर एक रिटन नोटिस देना ये मस्ट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब ये इफ़ेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है. मतलब अब अगर कोई 4 पार्टनर काम कर रहा है, उसमें से एक पार्टनर उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसके जो रनिंग पोजीशन उस फर्म की है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगी. उस टाइम पर जो प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में, उसका कितना रेशियो बन रहा है प्रॉफिट का, तो वो सारी चीज़ के कैलकुलेशन होगी. जब कोई भी पार्टनर्स जैसे पार्टनर एडमिटेड होते हैं तो हमें सारी चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है. रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये पार्टनर्स आने से पहले जो है सारी चीज़ों का रीवैल्यूएशन करना, एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसका भी एक एडजस्टमेंट करना. तो ऑल द थिंग्स शुड बी कंसिडर बिफोर रिटायरिंग अ पार्टनर.
कि जब अब सिमिलरली ये पार्टनर अब यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है तो इसके ऊपर कितना ये प्रॉफिट शेयर करेगा, कितना ये लॉस शेयर करेगा। जो हमारे पार्टनर्स रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं उनको कहा जाता है रिमेनिंग पार्टनर, तो उनको कितना सफ़र करना पड़ेगा या उनको गेन होगा, तो यही सारी चीज़ इफ़ेक्ट में आएगा। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर the old partner come to an end, but the firm continue and the new partnership firm came into existence among the remaining partner। जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके रिटायरमेंट हो जाने के बाद हमारी जो ओल्ड पार्टनरशिप है, ओल्ड जो पार्टनर कम टू एन एंड, बट पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है मगर फर्म जो है नहीं ख़त्म हुआ है। मतलब जिस पार्टनरशिप के फर्म में पार्टनर सारे काम कर रहे हैं उसमें से एक चला गया तो अब वो सारी चीज़ डिस्टर्ब हो गई। पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है मगर फर्म अभी भी है, मतलब नए भी पार्टनर्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। न्यू पार्टनरशिप बन सकती है। हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो मौजूदा पार्टनर हैं, उनके साथ एक नया पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। याद रखिएगा, दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक फर्म है, एक पार्टनरशिप है। फर्म अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म जो है वो नहीं बंद होती, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, नए पार्टनर इंक्लूड हो जाएंगे, मगर फर्म जो है, जो बिज़नेस चल रहा है, जिस पर्पज़ से बनाया गया है पार्टनरशिप, वो कंटिन्यू रहेगा। पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं बट फर्म नहीं चेंज होगा। ये तब चेंज होगा जब पूरी तरह से फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हमने फर्म को ही ख़त्म कर दिया, तब उस केस में सारे पार्टनर्स हट जाएंगे और नया फिर एक फर्म बनेगी। तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। A retiring partner will not be held liable for the defect by the firm after his retirement। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर निकल चुका है, अब वो लायबिल नहीं है। कोई भी किसी भी तरह से पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी लॉसेस होता है, वो रिटायरिंग पार्टनर उस चीज़ के लिए लायबिल नहीं है। किस कंडीशन में लायबिल नहीं होगा? जब वो एक नोटिस इस पर देकर जाएगा। इसका मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 32 के अंदर बोला गया है, जो तीसरी कंडीशन है कि रिटायरिंग पार्टनर्स को एक नोटिस रिटर्न देकर जाना है। अगर वो नोटिस दे करके गया होगा तो वो किसी भी तरह के लॉसेस का वो लायबिल नहीं होगा। अगर वो नोटिस उसने नहीं दिया, एक रिटर्न नोटिस नहीं दिया, तब वो लायबिल होगा। यही चीज़ उसमें बोला गया है। इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर सच पब्लिक नोटिस नीडेड नॉट बी गिवन। अगर कोई भी स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिव नहीं है, जो एक बस उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो पार्टनरशिप फर्म में कभी आकर के एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं हुआ, तो उनको बोला गया स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के केसेस में कोई भी ऐसी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव पार्टनर्स में एक नोटिस देना मस्ट है। अगर ये नोटिस नहीं दिया जाएगा तो फर्म जो है रिटायरिंग पार्टनर्स जो है इस चीज़ के लिए लायबिल होगा कि जो भी लॉसेस होगा वो बियर करेगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब जो भी हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स हैं वो किस किस अमाउंट के पेबल करने के लिए, मतलब उनको कौन कौन से अमाउंट पेबल करना है, तो ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे। आ रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम हैज़ अ शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पास इस चीज़ का राइट है कि वो जो फर्म की गुडविल है उसका शेयर ले। हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, जब पार्टनर रिटायर होता है तो एसेट और लायबिलिटीज़ का फिर से रिवैल्यूएशन किया जाता है, और रिवैल्यूएशन होने के बाद अगर फर्म प्रॉफिट की तरफ जाएगी तो प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर लॉस की तरफ जाएगी तो लॉस वो रिटायरिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़, जो पार्टनरशिप फर्म में एक पॉलिसी ली जाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी सारे पार्टनर्स की। अब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो गया तो वो अपना शेयर अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी से लेगा। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया गया, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो भी जो है रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर उससे लेगा। द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम इज़ आइदर पेड आउट टू हिम इन कैश,
जो टोटल अमाउंट है फर्म उसको कैश के फॉर्म में फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म उसको कैश के फॉर्म में सेंड कर सकती है, या सेम इज़ द ट्रांसफ़र टू द लोन। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि या तो फर्म उसको कैश के फॉर्म में देगी रिटायरिंग पार्टनर को, या तो फिर उसको लोन अमाउंट के उसमें ट्रांसफ़र करेगी। इसको कैसे समझें कि जैसे पार्टनर कोई ए वो रिटायर हो रहा है, उसको उसका टोटल अमाउंट उसको मिलना है सारे शेयर्स का मिलाकर के 5 लाख रुपीज़। ठीक, अब फर्म के पास इतना रुपीज़ अगर अवेलेबल होगा तो वो डायरेक्ट कैश के फॉर्म में इसको दे देगी। अगर फर्म के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है तो इन डैट सेंस फर्म जो है उसको हर एक साल या हर मंथ जो है उसका 1 लाख बांट देगी। एक इंटरेस्ट लोन के हिसाब से फर्म को पे करना पड़ेगा। यही चीज़ बताया जा रहा है इसमें। इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट it is also possible that the part of the sum due to him is paid in cash and part of the balance transferred to his loan account। या तो फिर वो दोनों केसेस कर सकती है, कुछ पैसा उसको कैश में दे सकती है और कुछ पैसा उसको जो है किस फॉर्म में दे सकती है, किस पार्ट में दे सकती है, किस उसमें पेड कर सकती है, पार्ट ऑफ द फर्म उसको पेड करना है। ठीक, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पार्ट ऑफ द वो कैश में पेड कर सकता है और कुछ पैसा वो जो है लोन में पेड कर सकता है। इन एनी केस द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज़ क्लोज। फिर जो कैपिटल अकाउंट जो है रिटायरिंग पार्टनर का वो क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब फाइनली वो रिटायर हो जाएगा। तो हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, जो शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मेथड ऑफ पेमेंट, किस मेथड से पेमेंट कर रहा है। जैसे अभी हमने कहा ना, कुछ कैश में कर देना, कुछ जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें या पूरा कैश में कर देना, तो ये पेमेंट का मेथड पढ़ना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट पढ़ना है। अब इन फाइनली चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनरशिप में, ABC 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे 2:3:1 था। अब इसमें से हमने कह दिया C मेरा रिटायर हो गया, तो अब ये बचे ना, अब इनका रेशियो अलग हो जाएगा। जब ये लोग प्रॉफिट में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये लोग दूसरे प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस केसेस में है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये आप जो है इस फॉर्म में पढ़ें, यहाँ पे हम एक पॉइंट वाइज समझाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्या क्या कंडीशन है, किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। नथिंग मेंशन अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग या गेनिंग रेशियो। अगर आप ये क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसी को हम क्या मान लेंगे, न्यू रेशियो। जैसे कि 3 पार्टनर A, B एंड C, उनका ओल्ड रेशियो था 2:3:1। अब यहाँ पे आगे चलकर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा न्यू रेशियो भी होगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा। अब आप लोगों को ये आता है कि गेनिंग रेशियो क्या है। जब पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि एडमिशन के टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका जस्ट अपोजिट है ये गेनिंग रेशियो। हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, जब उस रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल से जो भी मिलेगा, जो भी उनको शेयर्स मिलेगा, वो बोलेंगे वो कि उनका गेनिंग रेशियो के गेनिंग उससे मिलेगा। गेनिंग रेशियो के बारे में भी बताते हैं और चीज़ इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़ फोकस क्या करना है, अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लेंगे, उसी को ही गेनिंग रेशियो मान लेंगे। बस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका वो शेयर्स हटा देंगे। जैसे समझ लेते हैं, अभी A,
बी सी, अब हमने उसमें कह दिया बी रिटायर हो गया तो 3:1 ये इनका रेशियो है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी पार्टनर बचे हुए तो 3:1, 3:1 ये हमारा न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ओनली द पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट, ओनली वन पार्टनर एक्वायर इंटायर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अगर ये बोल देता है कि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका पूरा एक शेयर सिर्फ एक ही पार्टनर लेके जाता है, जैसे कि ए बी सी है और उसमें बी हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, तो बी का तो हट जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। अब ये कह रहा है कि बी का जितना भी शेयर्स है वो पूरा ए लेके जा रहा है, मतलब इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इनका कोई रोल नहीं है, ये कोई भी गेनिंग नहीं, इनको नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है, जो हमारा ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये हमारे न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, पी क्यू आर ये पार्टनर्स है, उनकी शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 3:2:1। आर रिटायर हो रहा है, जब भी कोई भी चीज़ रिटायर हो तो वहाँ पे ऊपर से कट कर लीजिए, हाँ ये पार्टनर्स चले गए। अब उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, एंड आर रिटायरिंग शेयरिंग हिज शेयर इज 1, फाइंड द न्यू रेशियो। पी रिटायर हो रहा है, देखिए आर रिटायर हो गया, आर को यहाँ हटा देंगे, आर का रेशियो 1 है तो कितना बचा 3:2। 3 दोनों का, इन दोनों का समअप करेंगे, आर पी के प्रोस्पेक्ट में 3/6। अब यहाँ पर 3/6 जो है ये साफ बोल दिया गया कि उसका जितना भी, हाँ इसका जितना भी रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यू को मिलेगा, तो आर पी जो है कोई राइट नहीं होता, उसका वही रेशियो ड्यू रहेगा क्योंकि पी के लिए कोई भी नया रेशियो नहीं है। आर को बोला गया है कि क्यू को बोला गया है कि क्यू जो है वो आर का सारा रेशियो ले लेगा, तो आर का इसमें कितना रेशियो है 1:, आर का ये 1 है 1:6 प्लस क्यू का कितना था 2/6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/3, ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो क्यू का, जिसको बोला जाएगा बस उसका रेशियो जो पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है उसका वो रेशियो उसके साथ ऐड कर देना है, बस यही करके हमें निकाल लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर एंड परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक रेट। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया है जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं उन्होंने एक रेट बता दिया कि हमको जो है मेरा जो रेशियो है रिटायरिंग पार्टनर का वो बी को 2% जाना चाहिए, 2:3 के रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो क्या है 5:4:3 दिया हुआ है। बी रिटायर हो गया है, रिटायर हो जाने के बाद बी ने कहा कि हमारा जो डिविडेंड है वो इक्वली ए और सी को बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम बी का देखते हैं, बी का क्या है 4, टोटल क्या है 12, तो 4/12 में से 2/12 ए को मिलेगा, 2/12 बी को मिलेगा। अब ए का कितना होगा 5/12 प्लस उसको बी से जो मिल रहा है 2/12, तो 7/12 हो गया। सिमिलरली सी है, सी क्या है 3/12 प्लस उसने भी 2/12 मिला, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स ने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 2/12 इनका ऐड कर दिया गया, तो 6/12। तो हमारा जो नया रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। अब ये हम लोग ओल्ड रेशियो इसको ऐसे ही आसान से जान सकते हैं। ओल्ड रेशियो हमारा क्या था 3, तो सॉरी ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो लिखेंगे प्लस जो एक्वायर किया गया, जैसे ए का देख रहे हैं, ए का ओल्ड रेशियो गया 5/12, उसको एक्वायर कितना मिला 2/12, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो ये भी बहुत आसान है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देना है, माइनस कर देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में जब ये दिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, तुरंत हमको न्यू रेशियो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा, बस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रख के गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अगर कुछ भी न्यू रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है तो हम ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो मान लेंगे। थर्ड है व्हेन द गिवन
गेन अर्न बाय द पार्टनर्स, जो गेन अर्न किया गया पार्टनर्स का, वो ये कह दिया गया कि पार्टनर ऑलरेडी उसको रिसीव कर लिया, अर्न कर लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा गेनिंग रेशियो में, क्योंकि पार्टनर्स ने ऑलरेडी वो गेनिंग रेशियो ले लिया है। I hope you can understand very well, and the next video we will solve some question related to this topic.